हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने चैनल नेबर नॉब में स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैंने अरेंज किया है और ये क्लासेस और ये सिलेबस जो मैं कवर कर रहा हूं ये स्पेशली सीबीएसई, पंजाब बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी हो तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं किस तरह के होते हैं। x प्लस आयोटा y, x और y, हम x और y को और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से ग्राफ के ऊपर शो कर सकते हैं, ये आज हम थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पे। तो ग्राफ पे कैसे शो करना है, देखो हमने ग्राफ में हम जानते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस हम बना सकते हैं। हमने क्या किया, x एक्सिस और y एक्सिस बना ली। तो ऑब्वियसली x एक्सिस बनाई है तो ये जो x है ये हम यहाँ देखेंगे कि कहाँ पे है। मान लो यहाँ x है और ये जो y है ये यहाँ पर है। तो ये पॉइंट कौन सा बन गया, तकरीबन यहाँ बन गया। देखो थोड़ा सा अंदाज़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन यहाँ पे बन गया ये पॉइंट। अब ये जो x एक्सिस y एक्सिस मैंने बनाई है, कार्टीजियन फॉर्म कहते हैं इसको, कार्टीजियन फॉर्म कहते हैं, कार्टीजियन प्लेन कहते हैं इसको। यहाँ पर आयोटा है ही नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर तो आयोटा के बगैर अधूरा है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पे आयोटा भी आ जाए। अब x तो रियल है तो x एक्सिस तो हमारी करेक्ट है, इसलिए हमने क्या किया, y एक्सिस जो कि हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसके लिए हमने इसको थोड़ा सा रीडिफाइन किया, इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया। हमने कैसे लिखा इसको, मान लो यहाँ पे आयोटा, 2 आयोटा, और ऐसे ही करते करते आयोटा y तक पहुँच गए हम। तो ये हमारी बन गई इमेजिनरी एक्सिस, और x एक्सिस क्या बन गई, रियल एक्सिस। हमने नाम रख दिया डिपेंडिंग ऑन दी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम x, y नहीं लिखेंगे जैसे कि हम ऑलरेडी लिखते आए हैं पिछली क्लासों तक, आम तौर पे जब ग्राफ में हम करते हैं। हम यहाँ पे इस पॉइंट को P कह के x प्लस आयोटा y करके लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से ग्राफ के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं। तो ये जो प्लेन है, मैंने तुम्हें क्या कहा था, जो नॉर्मल x एक्सिस y एक्सिस होती है जहाँ आयोटा नहीं होता उसको कहते हैं हम कार्टीजियन प्लेन। तो इसको क्या कहते हैं, जहाँ पे आयोटा आ गया इसको कहते हैं हम आर्गेंट प्लेन। ये आर्गेंट प्लेन कहलाता है जहाँ पे y एक्सिस इमेजिनरी हो जाती है। चलो कुछ और देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी क्या हम निकाल सकते हैं कि कितनी दूर है। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा, ये डिस्टेंस बड़ी आसानी से आ सकता है। देखो ये पॉइंट कौन सा है, अगर हम इसको कंपेयर करें अपने नॉर्मल कार्टीजियन प्लेन से तो ये पॉइंट हो जाता है x, y, और ये पॉइंट है 0, 0। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस फार्मूला याद है बेटा तुमको, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या, ये तो तुम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, इसको तुमने कहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो अब तुम समझ गए मॉडुलस का क्या मतलब है। मॉडुलस का मतलब है आर्गेंट प्लेन पर कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस, और इसका नाम हमने रखा हुआ है, एक नया वेरिएबल ले रहे हैं r। तो ये r हो गया। चलो कुछ और देखते हैं। हम ऐसा करते हैं, इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर देते हैं।
ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ऑब्वियसली। ये P है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आयोटा y के सामने लगाया था ये पॉइंट, तो ये डिस्टेंस आयोटा y डिस्टेंस तो है नहीं, डिस्टेंस तो y है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये x डिस्टेंस है। तो यहाँ पे एंगल थीटा हम नाम दे रहे हैं, थीटा जो एंगल बनेगा वो डिपेंड करेगा किस पर, x और y की वैल्यूज़ पे। अगर x कम हुआ, अगर x कम होता है यहाँ पे आ जाएगा, और अगर y ज़्यादा होता है तो ये आगे जाएगा। मान लो x बड़ा हो गया तो ये एंगल और आगे चला जाएगा। तो ये एंगल x और y की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन किस तरह डिपेंड कर रहा है, इसका थोड़ा रिलेशन हमें देखना ही पड़ेगा। तो देखते हैं फिर कुछ कर सकते हैं हम कि नहीं। हम ऐसा करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो तो जानते ही हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सामने एंगल है, तो हम साइन थीटा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कितना होगा। साइन थीटा एंगल ये है देखो, तो इसका बेस x हो गया, परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड y हो गई और हाइपोटेन्यूज r हो गया। तो हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यानी कि y अपॉन r। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन r। तो यहाँ से हम x को लिख सकते हैं r कॉस थीटा और y को लिख सकते हैं r साइन थीटा। देखो r इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू r कॉस थीटा, y की वैल्यू r साइन थीटा। तो x और y की जगह क्या आ गया, r और थीटा आ गया। तो इसका मतलब हम z जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने x प्लस आयोटा y लिखा था, हम इस तरह भी लिख सकते हैं r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। देखो हमने x और y को रिप्लेस कर दिया r और थीटा में। अब यहाँ से r कॉमन भी लिया जा सकता है, r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कर सकते हैं ना। देखो हम इसको एक बार फिर देख लो, तो ये जो मैंने बना लिया ना x और y की जगह मैंने r और थीटा में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, इसको कहते हैं हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और पोलर फॉर्म जो होती है उसमें x y नहीं होता क्योंकि वो कार्टेशियन सिस्टम है। पोलर फॉर्म में r और थीटा हमारे वेरिएबल्स हो जाते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखने से पहले मैं पोलर फॉर्म पे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा कि पोलर फॉर्म है क्या दरअसल। देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर तो अलग बात है, ये x और y बनाते हैं हम, यहाँ पे पॉइंट्स लगाते हैं अलग अलग, उनकी प्लेसेस देखते हैं। ये क्या सिस्टम होता है, किस लिए बनाया हमने ये हमने इसलिए बनाया है ताकि हम किसी पॉइंट को लोकेट कर सकें, हम उसकी जगह पहचान सकें वो कहाँ है। तो सिर्फ ये कार्टेशियन प्लेन ही नहीं है एक हमारे पास तरीका, हमारे पास एक और तरीका भी है। देखो कैसे हम ऐसा करते हैं, एक रे बनाते हैं। ये रे है, देखो एक पॉइंट से शुरू और या एक्सटेंडिंग है इनफाइनाइटली, इसको हम कहेंगे इनिशियल लाइन। जिस तरह से हम कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं, इसी तरह जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे r और थीटा, उसको कैलकुलेट करने के लिए, किसी जगह को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक इनिशियल लाइन बना लेते हैं। और इनिशियल लाइन पे मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं r कॉमा थीटा, किसी जगह के r कॉमा थीटा कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे हमने थीटा एक एंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे थीटा एंगल ड्रॉ किया और फिर इस एंगल पे चल पड़े, और जहाँ r डिस्टेंस ख़त्म हो गया वहाँ पे हमारा ये पॉइंट आ गया r कॉमा थीटा। ये काफ़ी हद तक x एक्सिस y एक्सिस से डिफरेंट है। यहाँ पे एक एंगल है और एक डिस्टेंस है, यहाँ पे दोनों ही डिस्टेंस थे। तो ये कुछ वैसा ही है जैसा कि अगर मान लो हमारे पास कोई रोड्स वगैरह ना हो, खुले मैदान में हम खड़े हों, तो हम डायरेक्टली उस
पॉइंट की तरफ चल पड़ेंगे जहां हमने जाना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो जैसे रोड्स बनी हुई हैं, गलियाँ हैं, हमें यहाँ पहुँचना है तो हम पहले यहाँ चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ पहुँचे। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट हमें आज़ादी देते हैं कि हम एरियल डिस्टेंस ऐसे पहुँचे। तो इसीलिए जो हमारे शिप्स हैं और जो हमारे एरोप्लेन्स हैं वो इस सिचुएशन, इस सिस्टम का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें रेक्टेंगुलर सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलो फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलो। ऐसा करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली उस पॉइंट से, अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ हमने जाना है उस डायरेक्शन में चल सकते हैं। और वहाँ पर हमें सिर्फ एक एंगल पता होना चाहिए कि किस एंगल पर चीज़ पड़ी है और कितनी दूर है, बस ये दो बातें पता होनी चाहिए। तो ये कहलाते हैं हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स, इनको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, और इसीलिए इसको कहते हैं पोलर फॉर्म। तो क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखते हैं। मान लो तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ कार्टेशियन फॉर्म में 2 + 3 आयोटा, और तुम्हें कहा कि इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, हम कहेंगे हेयर x = 2, y = 3, x + आयोटा y होता है ना, तो उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है मॉडुलस, कॉमा r = फॉर्मूला लगाया x² + y² √। तो ये कितना आ गया? 4 + 9 √। तो r आ गया √13। उसके बाद हम कहेंगे एम्पलीट्यूड, कॉमा थीटा = tan 1 y/x। अब ये कहाँ से आ गया भाई? y/x tan 1, हमने तो साइन थीटा और कॉस थीटा किया था। देखो कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ से अगर तुम्हें tan थीटा निकालना पड़े तो क्या करोगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी y/r/x/r। तो r से r कैंसिल, y/x आ गया। और अगर हमें यहाँ से एंगल निकालना पड़े तो थीटा को क्या लिखोगे? tan जो है वो दूसरी तरफ चला गया। अभी ऐसा मान लो, ये होता कुछ और है लेकिन हम इस तरह मान सकते हैं कि tan उस तरफ चला गया तो tan इनवर्स हो गया, tan की पावर -1 y/x, ये बन गया। देखो यहाँ से तो थीटा की वैल्यू ये आ जाती है। तो अब यहाँ पे क्या आएगी? tan 1 3/2, क्योंकि y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2। अब 3/2 का तो तुम नहीं जानते, जो थीटा आ गया सो ठीक है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखेंगे? देयरफॉर पोलर फॉर्म z = r सिस थीटा। अब तुम कहोगे ये क्या, आपने तो cos थीटा + आयोटा साइन थीटा कराया था, तो वो भी देख लो। देखो r यहाँ पर है, c है cos के लिए, प्लस आयोटा यहाँ पे i हो गया, और साइन से s लिया थीटा, क्योंकि ये ऐसे ही रहता है, प्लस ही रहता है, इसे हमेशा पहला cos और बाद में आयोटा के साथ साइन ही रहता है। तो इसलिए उसको इतनी लंबी फॉर्म देने की बजाय हमने शॉर्टकट में भी लिखा जा सकता है। हमें तो बस एक r और थीटा ही पता होना चाहिए ना, यही पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये कितना हो जाएगा? √13 सिस tan 1 3/2। ये हमारी पोलर फॉर्म बन गई। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने पहले लिखा गिवन z = 5 - आयोटा अपॉन 4 - 3 आयोटा। मैंने तुम्हें समझाया था पिछली क्लास में कि मॉडुलस, कॉन्जुगेट वगैरह निकालने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की ज़रूरत हमें होती है। तो हम यहाँ भी वही करेंगे। देखो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए रैशनलाइज किया, तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 20 + 15 आयोटा
-4 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस लगाया, 3 आयोटा का स्क्वायर यानी 9 आयोटा स्क्वायर। तो ये बन गया 20। अब ये 15 आयोटा माइनस 4 आयोटा यानी कि प्लस का 11 आयोटा और प्लस का ही 3 हो गया। क्यों, भूले तो नहीं ना बेटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो यहाँ -1 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन 16 + 9। उसी तरह जैसे ये 3 आयोटा स्क्वायर का साइन चेंज हुआ, 9 आयोटा स्क्वायर का भी साइन चेंज हो गया, इज इक्वल टू 20 + 3 23 प्लस 11 आयोटा अपॉन 25। ये आ गया हमारे पास। तो z की स्टैंडर्ड फॉर्म बनी 23/25 प्लस 11/25 आयोटा। तो अब इसकी पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है हमने। तो पोलर फॉर्म के लिए हम क्या लिखते होते हैं, हेयर x = 23/25, y = 11/25। तो देयरफॉर मॉडुलस कॉमा r इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला ज़रूर लिखो, x² + y² इज इक्वल टू, देखो 23 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर और अंडर रूट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये एलसीएम हो जाएगा। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 प्लस 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 25 का स्क्वायर करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो अब ये ऐड हो जाएगा। देखो 1 + 9 10 0, तो 3 और 2 5 और 1 और 5 6, अंडर रूट 650 अपॉन 25। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, तो अंडर रूट 650। तो 650 अंडर रूट 650 अपॉन 25 है। अगर तो तुम इसको आगे कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि 13 × 5 × 10 है तो मैं 5 बाहर निकाल लूँगा, इस तरह कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो ऐसे भी इसको रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड, कुछ भी कहते हैं हम, दोनों चीज़ें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में यूज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आर्गूमेंट कहें चाहे एम्पलीट्यूड, ये थीटा ही है। तो tan इनवर्स y/x, तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स y कितना था 11/25 अपॉन 23/25, तो 25 कैंसिल हो गया, तो थीटा आ गया हमारा tan इनवर्स 11/23। तो पोलर फॉर्म क्या बन गई, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमा z = r सिस थीटा, यानी कि z = 650 अंडर रूट अपॉन 25 सिस थीटा लिख देंगे, tan इनवर्स 11/23 और ये ब्रैकेट। देखो बेटा, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये tan इनवर्स 11/23 क्या है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अगले ही साल हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो बहुत इजी है ये समझ में आ जाएगा, तब इसकी वैल्यूज़ भी हम निकाल लिया करेंगे। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रहे, लेकिन थीटा को तो यहाँ पे हमें शो करना ही है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं। तो इस तरह से देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टीजियन फॉर्म से, ये कार्टीजियन फॉर्म थी, कार्टीजियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज हम कर सकते हैं। तो इसका जो असाइनमेंट है वो तुम्हें आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करोगे तो PDF फाइल खुलेगी और वहाँ से तुम्हें आज का असाइनमेंट मिलेगा। लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम सीधा इसका क्वेश्चन ही उठा लेते हैं। हमें क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया, फाइंड द
स्क्वायर रूट ऑफ, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - 12 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका स्क्वायर रूट तुमने फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, किस तरह से करना है? हम कहेंगे गिवन z इज इक्वल टू 5 - 12 आयोटा, लेट x प्लस आयोटा y बी द स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 12 आयोटा। हमने मान लिया कि x प्लस आयोटा y, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स ही होगा ऑब्वियसली। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमने x प्लस आयोटा y को मान लिया। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - 12 आयोटा का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 - 12 आयोटा। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्यों? क्योंकि आयोटा का स्क्वायर आना था, प्लस आयोटा 2xy इज इक्वल टू 5 - 12 आयोटा। मैंने आयोटा क्यों बाहर निकाल के लिखा, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो हमें क्या मिला, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1, एंड 2xy इज इक्वल टू -12, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के इस चैप्टर में से। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो ये होता है, या फिर इसके साथ का जो और क्वेश्चन होता है उसमें भी यही फॉर्मूला लगाना पड़ता है। उसके लिए हम लिखेंगे वी नो दैट। क्यों लिखते हैं हम? जो हम फॉर्मूला जानते होते हैं जब वो अप्लाई करने लगते हैं तो हम लिखते हैं वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि इस चैप्टर के 2-3 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है, देखो, एक तो इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, एक इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, और वो किसके बराबर आएगा जोड़ के, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा बस। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 144। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आ गया, देखो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दिया, 69 का स्क्वायर रूट 13। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि -13 क्यों नहीं किया सर आपने, क्योंकि स्क्वायर रूट में आंसर माइनस में भी आता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 2 रियल नंबर्स का स्क्वायर का सम। तो 2 रियल नंबर का स्क्वायर और फिर उसका सम, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो इसलिए +13 ही हो सकता है, -13 ये हो ही नहीं सकता। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13, और एक इक्वेशन हमारे पास पहले है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो हमने वो वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख ली और फिर इसको क्या किया, ऐड कर दिया। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ गया, देखो ठीक है, वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हर बार भाई उसको ऐसे काट के दिखाना ज़रूरी नहीं होता, वो तो छोटे बच्चों के लिए समझाने के लिए हम कर दिया करते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना होता कि काट के दिखाना ही है, ना चाहे काट के दिखाओ क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हाफ कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई +-3। अब यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। अब y की वैल्यू कैसे आएगी, ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर 1
पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 9, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो माइनस कैंसिल करके मैं दिखा रहा हूँ तुम्हारे सामने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो वाई कितना आ गया +-2। तो एक्स और वाई की वैल्यू तो आ गई, x +-3 y +-2। तो यहाँ से तो भाई, और हमारा आंसर क्या हमने माना था, देखो x + i, यहाँ पर 4 हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के आगे प्लस माइनस लगा हुआ है। तो ये हो सकता है कि या तो 3 + 2 i आंसर हो, या 3 - 2 i आंसर हो, या -3 - 2 i आंसर हो, या -3 + 2 i आंसर हो। देखो ठीक है ना, ये चारों ऑप्शन है, क्योंकि x के आगे भी प्लस माइनस है और y के आगे भी प्लस माइनस है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इन चारों में से, क्योंकि चारों आंसर ठीक नहीं है, इनमें से 2 गलत हैं और 2 ठीक हैं, तो इनमें से कौन से ठीक है कौन सा गलत है, ये कैसे पता चलेगा, वो हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। हमने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी देख लेते हैं, 2xy इज इक्वल टू -12। देखो एक बार फिर देख लो, 2xy इक्वल टू -12। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि xy कितना आ गया -6, 2 से डिवाइड कर दिया, -6 आ गया ना xy, तो मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम 2 x × y जो है वो -6 है, यानी <0 है, नेगेटिव है। तो x × y, 2 नंबरों का मल्टीप्लाई नेगेटिव कब होता है, जब दोनों का साइन अपोजिट हो, यानी अगर 3 प्लस का हो तो 2 माइनस का हो, 3 माइनस का हो तो 2 प्लस का हो। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि या तो ये आंसर ठीक है या ये आंसर ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि 3 और 2 दोनों प्लस के हैं, मल्टीप्लाई होगा प्लस का 6 बन गया, 3 और 2 दोनों माइनस के हैं, मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 6 बन गया। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास x और y का मल्टीप्लाई करके -6 आ रहा है। तो अब देखो हमारे पास आंसर आ गया ना। तो अब इसको कैसे लिखना है, हैंस 5 - 12 आयोटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू +-3 - 2 आयोटा। देखो प्लस के साथ ब्रैकेट खुलेगी तो 3 - 2 आयोटा रहेगा, माइनस के साथ ब्रैकेट खुलेगी तो -3 + 2 आयोटा बन जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर निकालना है। तो ये मुझे लगता है कि तुम 2-3 बार देखोगे दोबारा तो ये सारा तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक बार फिर हम देख लेते हैं। पहले हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा गिवन, फिर मान लिया कि x + i मान लो इसका स्क्वायर रूट है, तो हमने दोनों तरफ का स्क्वायर किया जिससे कि स्क्वायर रूट हट गया। तो रियल पार्ट के बराबर रखा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर रखा। फिर हमने एक फार्मूला इस्तेमाल किया और उसमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 पुट करके हमने x² + y² में इक्वेशन एक ले ली, और x² - y² में तो एक इक्वेशन हमारे पास पहले ही थी। तो यहाँ से x² की वैल्यू आ गई और फिर y² की वैल्यू भी आ गई, यानी x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि x की और y की 4 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं हमारे पास, क्योंकि दोनों के आगे प्लस माइनस लगा हुआ है। तो इन 4 कॉम्बिनेशंस में से कौन सा ठीक होगा वो हमें इक्वेशन नंबर 2 बताएगी, जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि x और y का मल्टीप्लाई नेगेटिव बन रहा है कि पॉजिटिव बन रहा है। तो क्योंकि ये नेगेटिव बन रहा था इसलिए यहाँ माइनस लग गया, अगर ये पॉजिटिव बन रहा होता तो यहाँ प्लस लग जाता। तो इस तरह से स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करते हैं। और आज के जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में जाओगे, अगर डिस्क्रिप्शन देखोगे आज के वीडियो की, तो उसमें तुम्हें एक लिंक मिलेगा, उसको जब तुम क्लिक करोगे तो PDF के रूप में तुम्हें एक असाइनमेंट मिलेगा और वो असाइनमेंट तुमने सॉल्व करना है। तो इसके बाद जो बाकी बचा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट और कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे हमारे, वो हम क्या करेंगे, वो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर अगली क्लास में कंप्लीट